जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि राइट टू फ्रीडम ये देखने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स के हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देखिए। आप सभी को पता है हम लक्ष्मीकांत जो किताब है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पिछले भी चैप्टर्स हैं वो भी मैंने अपलोड कर लिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद के भी जो वीडियोज़ है वो भी मैंने अपलोड कर लिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पर जाकर। और आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिले, मैं आपके सामने जल्द से जल्द और अच्छी-अच्छी क्वालिटी के वीडियोस ला सकूँ। तो शुरू करते हैं, हम इस वीडियो में राइट टू फ्रीडम देखने वाले हैं। इसे आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ मैं मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम मतलब आर्टिकल 19 इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, किस-किस हिसाब से दिया हुआ है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 जो है इसमें सबसे पहले दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या होता है, मतलब क्या है इसका, कि आप जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, जो भी आपको एक्सप्रेस करना है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन ये भी जो चीज़ है ये एब्सोल्यूट नहीं मिली है, जैसा हमने लास्ट जो वीडियोज़ है उसमें देखा था कि जो भी चीज़ें हमें मिली है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो कुछ न कुछ लिमिटेशंस के साथ हमारे पास आते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या-क्या आएगा? जैसे कि आपको अगर कुछ एक्सप्रेस करना है, तो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसा आपको अगर साइलेंट भी रहना है, अगर आपको साइलेंट रहना है, अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, जैसे काफ़ी लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि आप बोलिए, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंसान है वो उस सारे जो सवाल है उसका जवाब देता रहे। अब इससे किसी इंसान को पर्टिकुलर इंसान को रिलेट नहीं करना है। लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, साइलेंट रहना ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो मन में आए वो बोल सकते हो, जैसा हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा है। तो ये जो चीज़ आती है एक लिमिटेशन के साथ आती है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ बोल रहे हो जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है उसे हार्म पहुँचता है, जिससे हमारे कंट्री की जो इमेज है उसे हार्म पहुँचता है, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप कहीं पर भी, भारत में आप कहीं पर भी असेंबल हो सकते हो, जो आपका ग्रुप है वो इकट्ठा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन ये है कि विदाउट आर्म्स रहना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी जगह हो जाती है, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर वॉयलेंस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं तो वॉयलेंस कर रहा हूँ, मैं तो वॉयलेंस करूँगा, मैं तो ग्रुप बना के जाऊँगा और वहाँ पर अटैक करूँगा, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है असेंबल होना। इस तरीके का नहीं है। आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरीके का वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कोई भी आर्म्स आपके पास नहीं रहना चाहिए। आर्म्स मतलब हाथ नहीं, ऑन लाइटर नोट, मतलब आपके पास किसी भी तरीके की गन या फिर इस एक्सप्लोजिव जो पदार्थ होते हैं वो आपके पास नहीं रहना चाहिए। उसके बाद टू फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आप एसोसिएशन फॉर्म्स कर सकते हो, आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो फॉर्म कर सकते हो। एसोसिएशन भी बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इस तरह की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है। अब मैंने फ़ोटो इसलिए इस्तेमाल की है ताकि आपको फ़ोटो जो है आपके दिमाग में घुस जाएँगे। उस वजह से आपको जो है आपको आसानी से याद रहेगा। आप एसोसिएशन अब पूछते हैं ऐसे इनमें से कौन-सा आर्टिकल 19 में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। अब अमिताभ बच्चन की फ़ोटो आ गई, मतलब क्या है, एसोसिएशन फ़ॉर्म कर सकते हो, लेबर यूनियन फ़ॉर्म कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ़ॉर्म कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। अब आप भारत में कहीं पर भी, किसी भी जगह पर फ्रीली मूव हो सकते हो, मतलब कहीं पर भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर यहाँ से हैदराबाद जाना है तो आपको वीज़ा लगेगा, या फिर यहाँ से आपको आसाम जाना है तो आपको वीज़ा लगेगा। यहाँ से गुजरात जाना है, कहीं पर भी जाना है किसी भी एरिया से, तो आपको कहीं पर भी वीज़ा नहीं लगेगा। आप कहीं पर भी सीधा फ्लाइट पकड़कर, ट्रेन पकड़कर, रोड पकड़कर कहीं पर भी जा सकते हो आराम से। जैसा यहाँ पर ये बोल भी रहे हैं कि बॉम्बे से गई पूर्णा, पुणे से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना। फिर भी उसे क्या नहीं मिला पता नहीं। तो आगे ऑन लाइटर नोट, तो आगे देखते हैं, आगे है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब आप किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हो। जैसे शाहरुख खान जो है वो दिल्ली में रहते थे, वहाँ से वो शिफ्ट हुए मुंबई में।
तो इस तरीके से आप कहीं पर भी जहाँ आपको मन करता है वहाँ आप रिसाइड हो सकते हो। जैसा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा सेटल होते हैं, जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ से आकर। क्योंकि क्या है कि जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है वो कोस्टल एरियाज़ पर ज़्यादा पाई जाती है, जैसे मुंबई में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस वजह से क्या होता है बैंगलोर में ये जो एरियाज़ है, जो कोर एरियाज़ है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है वो होती है, तो जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है, वहाँ से निकल कर जो डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पर लोग जो है वो आना प्रेफ़र करते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोकेगा कि नहीं तुम ये हमारे स्टेट में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं आ सकते हो, तुम हैदराबाद में नहीं आ सकते हो। तो इस तरीके से आपको कोई रोकेगा नहीं, आप कहीं पर भी फ्रीली मूव हो सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। उसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि मैं ये ये जो जॉब है ये करना चाहता हूँ तो आप वो कर सकते हो। मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, आप वो कर सकते हो। जो मन करता है आपका आप वो कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं अनलेस वो इल्लीगल ना हो। ठीक है? तो ये हमने देख लिए जो सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो। अब इसमें एक और था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से निकाल कर उसे लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 19 में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको फोटोज के थ्रू जो है वो अच्छे से याद रहेंगे, तो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब कोई भी अगर ऑफेंस होता है उसमें कन्विक्ट होते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजंस, क्या प्रोटेक्शंस बनाए गए हैं वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ये किस आर्टिकल के अंडर में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 20 के अंडर में। अब यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल वाइज अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू बी अक्यूज्ड टू द अक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और अ लीगल पर्सन। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी इंसान ने, वो भारत का नागरिक हो सकता है, वो फॉरेनर हो सकता है, कोई भी लीगल पर्सन हो सकता है। लीगल पर्सन क्या है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो लीगल पर्सन हो गई। अब इनको अगर कोई किसी भी तरीके की पनिशमेंट होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटेक्ट करने का मतलब उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने का एक चांस होता है। कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके तहत वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसको भी उठाकर, रॉलेट एक्ट जैसा हुआ था, किसी को भी उठाकर आप जेल में डाल दोगे बिना किसी दलील के, बिना किसी अर्जी के, बिना किसी कार्यवाही के। तो इस तरीके की चीजें नहीं होगी। तो आपको, अगर आप कन्विक्ट होते हो, अगर आप वहां पर कन्विक्ट नहीं, अगर आप वहां पर किसी ने आपको पकड़ लिया, किसी पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट कर लिया, तो आपके पास ये प्रोविजंस होते हैं कुछ जिससे आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोशिश कर सकते हो। तो वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम प्रोविजन जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजंस है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि देखिए, अभी सपोज मैंने कोई चीज वॉयलेट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मतलब जीएसटी लगने के पहले सपोज मैं किसी शॉप में गया और वो शॉपकीपर ने बोला कि नहीं, जीएसटी तो मैं अभी से ही लूंगा, क्योंकि जीएसटी जो है वो तो अभी लगने वाला है, तो जीएसटी तो मैं अभी से लेना शुरू कर दूंगा, वो तो लगेगा तब लगेगा, लेकिन मुझे टैक्स लेना है तो मैं जीएसटी अभी लूंगा। तो यहाँ पर मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं जीएसटी तो पे नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर मैं जीएसटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जीएसटी अभी तक लागू ही नहीं हुआ है ना। बराबर है, मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था एकदम इजीली समझाने के लिए। यहाँ पर इनका ये बोलना है कि जब भी कोई इंसान कुछ ऑफेंस करता है, ठीक है, अगर कुछ ऑफेंस करता है लेकिन वो किसी भी लॉ में इलीगल पाया नहीं गया है, मतलब उसके अगेंस्ट में लॉ बना ही नहीं है, उस वक्त जब वो क्राइम या फिर कोई भी एक्शन कर रहा है, अगर वो इलीगल कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, अगर उसके अगेंस्ट में लॉ ही बना हुआ नहीं है, तो उसे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उस वक्त ऐसा नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, कोई भी अगर इंसान कुछ एक्शन करता है तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा तभी जब वो इलीगल हो, उस वक्त वो ही सिचुएशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब डबल जियोपार्डी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल
अगर कोई इंसान है, ए नाम का इंसान है, उसने बी नाम के इंसान का खून कर दिया, ठीक है? अब बी नाम के इंसान का उसने खून कर दिया, अब ए को सज़ा हो गई, 10 साल की, 15 साल की, जितनी भी साल की सज़ा होनी थी, उसे सज़ा हो गई, वो बाहर आ गया। उसके बाद फिर से 2 या 3 साल के बाद फिर से उसे बी को मारने के लिए सज़ा नहीं हो सकती है, ठीक है? मतलब सेम ऑफेंस, सेम पर्सन के अगेंस्ट में वो फिर से तो हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए ये डबल जेओपार्डी हो गई। अगर आपने अंधा कानून मूवी देखी होगी तो उसमें अमिताभ बच्चन का सीन है, लास्ट सीन, वो स्टोरी इसी तरीके से चलती है कि वो एक इंसान को मारने का उस पर इल्ज़ाम लग जाता है, फिर उसके बाद उसे सज़ा हो जाती है, फिर लास्ट में वही इंसान को वो कोर्ट में उसी जज के सामने मारता है जिस जज ने अमिताभ बच्चन को सज़ा सुनाई थी। तो उसके बाद अमिताभ बच्चन वही बोलते हैं कि एक इंसान को दोबारा मारने की सज़ा जो हमारा कानून है वो नहीं दे सकता है। तो ये हो गया डबल जेओपार्डी। उसके बाद नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब किसी भी इंसान को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। नहीं तूने ये किया है, तू ये कबूल कर। अरे मैंने नहीं किया है, नहीं तुझे कबूल करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से खुद को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि तू खुद के अगेंस्ट ही विटनेस बन। और ये जो डबल जियो पार्टी है, ये इस तरीके से नहीं होता है कि अगर आप बॉस के पास चले गए, अगर आप बॉस ने वो आपको बोला कि भाई अब तेरे को काम करना पड़ेगा, ये तो आपने काम नहीं किया, ठीक है? आपको एक पर्टिकुलर कोई काम दिया था, वो आपने नहीं किया, आपको सज़ा हो गई। फिर उसके बाद बॉस ने फिर आपको 2 दिन के बाद वही काम दिया, फिर आपने नहीं किया और जब बॉस आपको सज़ा देने जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, 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 एक जुर्म की सज़ा दोबारा नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से नहीं होता है, ये जो इस चीज़ में लागू नहीं होता है ये, ठीक है? तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा, वाइफ़ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, वो पुरानी चीज़ें भी याद रखती है। 2 साल पहले क्या हुआ था, वो एक वेपन के तौर पर याद रखती है। ऑन लाइटर नोट, ये भी एक डायलॉग था इसलिए मुझे याद आया। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो है ये वाइफ़ या अपने हस्बैंड को मार रही है और बोल रही है कि 2 साल पहले याद है मैंने सैंडल माँगी थी और तुमने मना कर दिया था, ये वही सैंडल है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हस्बैंड को वाइफ जो है वो सज़ा दे रही है। अब सज़ा किस जुर्म की दे रही है? 2 साल पहले तुमने सैंडल नहीं दिलाई थी, तो उस चीज़ की सज़ा मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ, उसी सैंडल से मारकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, मतलब रेट्रो हम हम ये समझते हैं ना, रेट्रो मतलब क्या है? पुरानी फ़िल्में। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट मतलब क्या है? जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें वो उसकी सज़ा जो है वो अब दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि पहले जो किया गया है, उसके लिए लॉ ही नहीं था। ठीक है? उसके लिए लॉ ही नहीं था। लेकिन अब आज लॉ बना है, तो पहले भी अगर उस चीज़ की अगर किसी ने जुर्म किया होगा, तो उसे भी अभी सज़ा होगी। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है, इसे कहते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। अब अगर आपको और रिफाइन करके इस बारे में बताऊँ, तो सपोज़ ऐसा हुआ कि किसी भी इंसान को अभी ऐसा रूल निकल गया, मतलब कल ही ऐसा अगर रूल निकाल दिया सरकार ने, ऐसा बोला कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान के अगेंस्ट में ट्वीट नहीं कर सकता है, ठीक है? और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंसान ने, अब वो पहले से देखेंगे, किसी भी इंसान ने अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ट्वीट किया होगा कभी भी, पहले भी, तो भी उस पर वो लागू होगा और वो गुनहगार साबित हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। अब इसे भी, ये भी एग्ज़ाम्पल को कोई किसी इंसान से रिलेट नहीं करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है, ये क्रिमिनल लॉ जो है उस पर लागू नहीं होता है। ये लागू किस चीज़ में होता है? तो सिविल लॉ में होता है। अब सिविल लॉ मतलब क्या? तो टैक्सेशन की इसमें। मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंसान ने 3 साल पहले कोई टैक्स नहीं पे किया होगा, ठीक है? तो उसे उस चीज़ की सज़ा होगी और उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, और ये जो है ये क्रिमिनल लॉ में नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इस पर जो है, इस पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो सिविल लॉ में ये लागू होता है और क्रिमिनल लॉ में ये लागू नहीं होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये सारी चीज़ जो है, ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ही होती है, ठीक है? जो भी कोर्ट्स है, उनकी ही प्रोसीडिंग में होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, कोर्ट में जाकर अमिताभ बच्चन जो है, वो इंसान की हत्या कर देते हैं और वहाँ उसी जज को बोलते हैं कि 1 जून की सज़ा सिर्फ़ एक बार मिल सकती है। तो इस तरीके से है, ये सिर्फ़ जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उसमें ही ये हो सकता है।
ना कि किसी कंपनीज़ वगैरह, इसमें ये सब नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है कि कोई भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता, जैसे हमने देखा था, किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप खुद के अगेंस्ट में जो है वो मतलब बोलो कि विटनेस बन जाओ कि आपने ये जुर्म किया है। मतलब किसी को भी इस तरीके से कंपेल नहीं किया जा सकता कि कोई भी इंसान दबाव में आकर ये बोले कि हाँ, हाँ, मैंने जुर्म किया है। इस तरीके से नहीं बोल सकता है, या फिर किसी भी इंसान का फ़ोर्सफुली ओरली कुछ जो मतलब मान्यता है वो नहीं ले सकते हैं, या फिर रिटन में किसी इंसान से नहीं ले सकते हैं ज़बरदस्ती कि मैंने ये जो जुर्म है ये किया है। किसी का भी ज़बरदस्ती से थंब इम्प्रेशन नहीं ले सकते हैं, किसी का भी ब्लड जो सैंपल है वो ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, जो जब भी बड़े से बड़ा क्राइम जब भी होता है उसमें भी अगर ये सारे जो थंब इम्प्रेशन हो या फिर ब्लड सैंपल हो ये भी लेना होता है, तो उसकी परमिशन लेनी होती है जिसका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके से होती है। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंडर में। अब यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी इंसान हो, उसे जीने का हक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये चीज़ फॉरेनर के लिए भी लागू होती है और इंडियन सिटीजन के लिए भी लागू होती है, इसलिए दोनों यहाँ पर डांस कर रहे हैं कि हमारे लिए, दोनों के लिए ये जो चीज़ है ये लागू होती है। अब इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें रिसेंट टाइम का, तो जैसे रोहिंग्यास जो है, अब ये जो है इन्होंने भी एक प्ली फाइल की है। जब भारत सरकार ऐसी बोल रही है कि इन्हें वापस म्यांमार में भेजा जाएगा, तो उन्होंने भी एक ऐसी प्ली फाइल की है कि हमें यहाँ पर हमें अगर वापस भेजा गया, क्योंकि हमें हमारी लाइफ को वहाँ पर म्यांमार में जो है वो धोखा है, तो अगर हमें वहाँ पर भेजा जाता है तो हमारा आर्टिकल 21 जो है, मतलब राइट टू फ्रीडम, हमारा जो है राइट टू लीव, ये जो है ये वॉयलेट होता है। इसलिए प्ली फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान से हक नहीं छीना जा सकता कि वो जिए, वो जिंदा रहे। अब इसमें भी क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को फांसी की सजा सुनाई गई और वो बोले कि नहीं नहीं, ये तो मेरा आर्टिकल 21 जो है वो तो वॉयलेट हो रहा है, मतलब जज के अगेंस्ट में ही वो केस कर दे। इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर। तो जो भी स्टैब्लिश किया जाएगा लॉ के हिसाब से, उसमें उसके दायरे में रहते हुए किसी भी इंसान का हक नहीं छीना जा सकता कि वो जिए। ठीक है, राइट टू लीव। अब गोपालन केस में क्या हुआ था, गोपालन केस में इसका काफी नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था। इसमें क्या था कि आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब इसका मतलब क्या था कि अगर स्टेट चाहे तो वो जो राइट टू लीव है वो छीन सकता है किसी भी इंसान का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस, तारीख पे तारीख, तारीख पे, उसके बाद आया मेनका केस। अब मेनका केस 1978 में क्या हुआ, पूरा जो इंटरप्रिटेशन था, जो नैरो इंटरप्रिटेशन किया था, वो इंटरप्रिटेशन काफी वाइड हो गया था। वाइड किस तरीके से हुआ था, राइट टू लाइवलीहुड। अब इसमें काफी चीजें लेके आ गए उन्होंने राइट टू लीव में। अब राइट टू लीव मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ जिंदा रहो, इसमें ये नहीं आता है। इसमें काफी चीजें आती है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड, आपका जो लाइवलीहुड है ये काफी प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी जो है ये भी आपकी रहना चाहिए, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, ये भी उसके अंडर में आना चाहिए। ये कहाँ हुआ था, मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जो गाइडलाइंस है ये दी थी। उसके बाद राइट टू शेल्टर, अगर आपको शेल्टर भी नहीं मिल रहा है तो भी आपका आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट होता है। आपको राइट टू शेल्टर, आपको शेल्टर मिलना ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आता है राइट टू हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है ये भी अच्छी रहनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर आपकी किसी भी वजह से अगर कुछ ऐसा हो रहा है, जो स्टेट इस तरीके से कोई चीज़ कर रही है जिससे आपको आपकी जो हेल्थ है उस पर परिणाम हो रहा है, तो उससे भी आपका आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लीव, ये जो है ये वॉलेट होता है। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरप्रिटेशन लाए गए थे। अब राइट टू प्रिवेसी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू प्रिवेसी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी वक्त सुनाया गया है, जो अभी हाल ही में जो जजमेंट आया है, तो ये जवाब गलत रहेगा, क्योंकि मेनका केस में 1978 में भी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अब राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए, जो ये बाद में इंक्लूड किया गया है। राइट टू एजुकेशन, अब इसमें क्या कहा जाता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जो भी 6 to 14 ईयर्स के बीच में बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वही दिया जाएगा यहाँ पर,
हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है आपको, हायर एजुकेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन राइट टू लाइफ। अब 1993 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन जो है ये राइट टू लाइफ में डाला। अब राइट टू लाइफ में क्यों डाला होगा, क्योंकि जब आप एजुकेशन लेते हो तो आपका लाइवलीहुड जो है वो लाइवलीहुड काफ़ी डेवलप हो जाता है। आपकी हेल्थ सिस्टम जो है, क्योंकि आपको नॉलेज आ जाता है, नॉलेज जो है ये बेस है हर चीज़ का। अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, हर चीज़ की अवेयरनेस जो है आपको मिलती है, फिर वो हेल्थ हो, लाइवलीहुड हो, इससे आपको जॉब मिलेगी तो आपको शेल्टर भी मिलेगा। तो ये जो है ये काफ़ी बेसिक होता है नॉलेज हर चीज़ के लिए। तो इसलिए हमें नॉलेज जो है वो हमारे पास ही नहीं रखना चाहिए, स्प्रेड भी करना चाहिए। तो आप ये वीडियो ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से राइट टू लाइवलीहुड भी इसमें आता है। उसके बाद राइट टू शेल्टर भी आप एजुकेशन के थ्रू पा सकते हो। राइट टू हेल्थ जो है वो भी आप एजुकेशन के थ्रू पा सकते हो। तो इसलिए राइट टू एजुकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया था। उसके बाद वाई ओनली प्राइमरी एजुकेशन, इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। अब सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ही क्यों उन्होंने इंक्लूड किया, हायर एजुकेशन क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बेस होता है, जैसा हमने देखा कि डायरेक्टली जो बच्चा है वो सीधा हायर एजुकेशन पे तो नहीं जाएगा। इसलिए अगर प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को अच्छा मिलता है, अगर उसे फ्री मिलता है, अगर बहुत सारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिलता है, काफ़ी बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी एजुकेशन में, तो हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी, इकोनॉमिक बिल्डअप जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब हायर जो एजुकेशन है वो इंक्लूड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतना अभी पैसा नहीं है कि हम उस चीज़ में भी इंक्लूड किया जा सके, उन्हें फ्री एजुकेशन दे सके। उसके बाद डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं है, हमारी जो स्टेट की डेवलपमेंट है वो भी इतनी प्रॉपरली हुई नहीं है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से जो है सिर्फ अभी हाल ही में प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी किया गया है, ना कि हायर एजुकेशन। अब फिर भी जो हमारी कंडीशंस है वो, खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब आर्टिकल 22 ये कहता है कि आपको अगर अरेस्ट होती है या आप डिटेंड होते हो, उसके अगेंस्ट भी आपको कुछ प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। अब वो कौन से प्रोटेक्शन हैं वो देखेंगे, उससे पहले हमें डिटेंशन जो है उसके टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिटेंशन के टाइप होते हैं, एक तो पुनिटिव डिटेंशन होता है और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब पुनिटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है कि आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, मतलब क्या है कि अगर आप आप पे पूरी केस चल गई, ठीक है, आप गुनहगार साबित हो गए, तो इसका मतलब है कि आप पर पूरा ट्रायल हो गया, आप कन्विक्ट हो गए, उसके बाद आपको सज़ा हो रही है, तो ये डिटेंड हो गए हो, उसका मतलब है आपको पुनिटिव डिटेंशन हुआ है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, मतलब रॉलेट एक्ट याद करो। अब इसमें देखिए, इसमें याद कैसे रखना है कि आप, हम ये बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उस वजह से क्या है, हम प्रिवेंट करने के लिए, खुद की बॉडी को इम्यून करने के लिए काफ़ी ऐसे जो इंजेक्शंस है, पोलियो ड्रॉप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी प्रिवेंट हो जाती है, इम्यून हो जाती है, ठीक है? इससे हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं हमारी बॉडी का, जो डिसीज़ेज़ है उससे। मतलब क्या है कि पहले ही हम कोई चीज़ ले रहे हैं, होने के पहले ही, बराबर है? तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं हमारी बॉडी को। उस तरीके से विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, पहले ही, अगर ट्रायल और कन्विक्शन के पहले ही अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, और उसका अपोजिट जो है वो पुनिटिव डिटेंशन, मतलब बाद में, ठीक है? तो उसमें अब 2 तरीके के आते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ आता है, तो ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस-किस तरीके से होता है। तो ऑर्डिनरी लॉ में क्या है, अगर डिटेंशन होता है तो ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब किसी भी इंसान को अगर ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत डिटेन किया जाता है तो उस इंसान को ये हक है कि उसके बाद किसी को भी पता चल गया क्यों अरेस्ट हुआ है, तो ये हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म कर देना चाहिए उसे। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। अब किसी भी इंसान को ये हक है कि अपना वकील जो है वो चूज़ कर सकता है। अगर वो डिटेंड होता है तो वो बोल सकता है कि मुझे अपने वकील से बात करने दो, मुझे अपने वकील पे फ़ोन पर बात करने दो। ये हम काफ़ी मूवीज़ में देखते हैं। उसके बाद है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। अब इसमें क्या होता है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना होता है विद इन 24 आवर्स। अब यहाँ पे कंडीशन ये है एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर लेट हो भी गया तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा जर्नी टाइम था ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है। उसके बाद है राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथोराइज फर्दर डिटेंशन। अब 24 आवर्स होने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अनलेस, अगर
जो मैजिस्ट्रेट है वो डिटेंशन के ऑर्डर नहीं देता है आपको फर्दर। तो ये ऑर्डिनरी लॉ में अगर डिटेंड होते हो तो उसके जो कुछ कंडीशंस है यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर आपका होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ कंडीशन जो है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज। अब डिटेंशन जो होता है पर्सन का वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी भी इंसान ने जो सबूत है या फिर रिपोर्ट किया हुआ है, सफिशिएंट कॉज उसके अगेंस्ट में दिए हुए हैं कि नहीं-नहीं ये चीज़ें हैं, इस वजह से हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो होता है 3 महीने से ज़्यादा उसे नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद है द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड। जो भी डिटेंशन का ग्राउंड होता है वो आपको बताना पड़ेगा। रॉलेट एक्ट जैसा नहीं कि कुछ बताया ही नहीं है कि क्यों डिटेन कर रहे हो, क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हो और सीधा जेल में भर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती है। आपको जो ग्राउंड है, किस चीज़ पर आपको डिटेन किया गया है, वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर द डिटेनू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में उसे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो कुछ बोल सके, कुछ अपना पेश कर सके, अपना मत जो है वो। तो ये हो गया सारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का। और लास्ट आता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिटेंशन फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 मंथ्स। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत क्या हुआ था, जैसा पहला है प्रिवेंटिव डिटेंशन का 3 महीने रख सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि 3 महीने जो है उसे 2 महीने कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, अभी भी जो 3 महीना है वही कंटिन्यू है, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो अभी भी 3 महीना जो है वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ हमने जो भी राइट टू फ्रीडम था, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है अच्छी तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी, आप फ़ेसबुक पर मुझे भेज सकते हो, फ़ेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। ये फ़ेसबुक आईडी भी दिया है मैंने, और उसके साथ-साथ अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप सीधा नाम भी डाल डाल के सर्च कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। अब काफ़ी मैसेजेस आते हैं तो इस वजह से लेट हो जाता है कभी-कभी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी मैसेजेस आए हैं, उन सबको रिप्लाई कर सकूँ। तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिले। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी अगला वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।